मेघना और नवीन जब घर पहुंचते हैं तो मेघना ने अपने पेरेंट्स को सामने के हाल में बैठे देखती है जिससे वो खुश हो जाती है और अपनी मोम सावी के गले लगते हुए बोली अंडरस्को मोम आई मिस यू सो थैंक यू यहाँ आने के लिए। सावी ने भी मेघना को बैक हक करते हुए कहा अंडरस्को अरे ऐसे कैसे नहीं आते, हमारी बच्ची के माँ होने को अब 6 महीने जो हो चले हैं, फंक्शन के लिए तो आना ही था। मेघना खुश हो जाती है, फिर अपने डैड आलोक को गले लगाने जैसे जाती है वो उसे दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। मेघना का मुंह उतर जाता है। उसने अपनी मोम को आंखों ही आंखों में पूछा अंडरस्को क्या डैड अभी भी नाराज है। सावी ने फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। मेघना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा अंडरस्को थैंक यू डैड आपका यहाँ आने के लिए। आलोक ने बस हम कह दिया। वही नवीन भी घर के अंदर आता है और तीनों को ऐसे गंभीर माहौल देख नवीन थोड़ा मुस्कुरा के बोला अंडरस्को अब सब इतना सीरियस होकर क्यों बैठे हैं, घर है मेरा कोई कोर्ट नहीं। इतना बोल उसने पहले सावी का आशीर्वाद लेता है तो सावी फीका सा मुस्कुरा कर बोली अंडरस्को सदा सुखी रहो। नवीन फिर आलोक के पैर छूने ही वाला था कि आलोक जी थोड़ा पीछे हो गए और एकदम सर्द आवाज में कहा अंडरस्को माफ कीजिएगा जमाई जी लेकिन क्या करे अगर माहौल घर का ऐसा हो जहां हमारी बेटी सिद्धियों से गिर रही है और हम इस बात को जान खुश होने मुस्कुराए। आलोक का साफ साफ मतलब था कि नवीन उनकी बेटी का ख्याल तो बिल्कुल नहीं रख रहा था और उनसे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। नवीन ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने मेघना की और देखा और कहा अंडरस्को हाँ वो गिरी होगी, शायद उसे याद नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट है। मेघना ने जब ये सुना तो वो हैरानी से नवीन को देखने लगी जो उसे ही बिना कोई भाव के देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर वही आलोक ने नवीन से कहा अंडरस्को क्या कहना चाहते हो, अगर तुम उसे उसके लिए एक केयरटेकर रख देते तो ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। नवीन ने खिसियानी सी हंसी के साथ कहा अंडरस्को केयरटेकर हाँ मुझे रख लेना चाहिए था जिससे मुझे मेघना का ऑल अपडेट अपने पास रखता, जिससे मुझे और मेघना बिना कोई तकलीफ के रहने देता। देखिए ना वो कितनी हेल्थी हो गई है। सावी ने मेघना के पास आकर उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहा अंडरस्को हाँ वो तो है, माँ होने का निखार भी तो है साथ साथ। मेघना झूठी मुस्कान के साथ सबको देखा, पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है जो बहुत ज्यादा खराब होगा। उसने हिम्मत करके नवीन को देखा जो उसे ही देख रहा था। नवीन ने फिर अपने नजरें फेर ली और आलोक को देख उसके पैर फिर छूने को हुआ और बोला अंडरस्को आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया लेकिन अब से जरूर रखूंगा। इतना बोल वो अपने कमरे में चला गया। वही मेघना को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसने नवीन को ऊपर जाते हुए देखा, फिर खुद को संभालते हुए अपने मन में कहा अंडरस्को शायद वो परेशान है बेबी को लेकर, इसलिए वो शायद ऐसा बिहेव कर रहा है, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये सच कभी बाहर नहीं निकल सकता। इतना बोल उसने खुद को संभाल लिया। वही आलोक ने अब मेघना से बात करते हुए कहा अंडरस्को खुद का ध्यान रखो तुम, क्योंकि तुम्हारा वो वकील पति को तुमसे कोई मतलब नहीं है जहां तक तुम देख सकती हो। इतना बोल वो बाहर की ओर जाने लगे। वही सावी ने अपनी बेटी से कहा अंडरस्को अपने पापा के बातों का बुरा मत मानना, ही रियली वरिड फॉर यू बेटा, बस वो ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी परिवेश में ऐसी क्या गलती हो गई थी। तुम्हारा और नवीन का ऐसा रिश्ता बना जो शादी से पहले गलत था। तुम दोनों की गलती के कारण दोनों फैमिली अभी भी सफर कर रही है। मेघना ने भीगी आंखों से सावी को देखा जैसे उसे सॉरी बोल रही हो। सावी ने कहा अंडरस्को अब सॉरी बोल के कोई फायदा नहीं है मेघना, अब बस अपने आने वाले बच्चे पर ध्यान दो क्योंकि वही एक रास्ता जिससे दोनों फैमिली की एक खटास खत्म हो सकती है। मैं और तुम्हारे डैड 3 दिन बाद फंक्शन में जरूर आएंगे। मेघना ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी मोम को बाय कहा, बट इसके जाने के बाद मेघना की आंखें फिर से आंसुओं से भीगने लगी। अब क्या ही बोलती वो कि ये बच्चा है ही नहीं जिसके कारण ये सब हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो वही सोफे में बैठ गई क्योंकि सच में उसको बहुत ज्यादा तबीयत खराब लग रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग खोला, एक टैबलेट को देखती है, फिर बिना कुछ सोचे समझे वो टैबलेट खा लेती है और टेबल में रखे पानी के जग से ग्लास में पानी भर पानी पीती है। वो टैबलेट पता नहीं किस चीज की थी लेकिन उसके खाते ही मेघना को नींद आने लगी और वो वही सोफे में लेट गई। वही ऊपर कमरे में नवीन बस उस रिपोर्ट को ही घूर रहा था। वो बोला अंडरस्को तुमने सही नहीं किया मेघना, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी तुमने वही किया। नफरत देखनी थी ना तुम्हें, बस इंतजार करो 3 दिन बाद का, क्योंकि ये झूठ वही खत्म होगा जहां से ये शुरू हुआ था।
इतना बोल उसने वो रिपोर्ट देखा, उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने अपना फोन बंद किया और खुद को मजबूत करके बाहर जाता है, जहां उसे मेघना दिखाई देती है, जिसे देख पहली बार नवीन को एक नफरत सी फील होती है। वो उसे इग्नोर कर चला जाता है। वही उसके जाने बाद मेघना अपनी आंखें खोल के उस तरफ देखती है जहां नवीन गया था। उसे जाता देख उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसने रोते हुए स्माइल करते हुए खुद से कहा, अंडस्को आखिर तुम्हें मालूम चल ही गया ना। पर कोई बात नहीं, पहले भी तुम्हारे नफरत का इंतजार था और आज भी वही चीज का इंतजार रहेगा, क्योंकि तुम्हारे प्यार पर मेरा कभी हक था ही नहीं। वो सिर्फ और के लिए था और उसकी जगह मैं नहीं ले सकती। नवीन कभी नहीं, इंतजार रहेगा तुम्हारी नफरत का। इतना बोल वो फिर से रोने लगती है। वही 2 दिनों तक नवीन घर वापस नहीं आया था। नंदनी और राकेश परेशान हो चुके थे, क्योंकि ना नवीन का फोन लग रहा था, न ही उसकी कोई खबर थी। वही मेघना तो पिछले 2 दिन से चुप थी। उसे पता था नवीन कहाँ गया होगा, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन नंदनी ने मेघना को स्ट्राइकली कहा अंडस्को कि वो नवीन को घर बुलाए, क्योंकि मेहमान आ चुके थे और सब लोग नवीन के बारे में पूछ रहे थे। मेघना न चाहते हुए भी नवीन को कॉल करती है, जो शायद बीसी बता रहा था। मेघना ने सोचा ये किसके साथ बात कर रहा है। वो सोच ही रही थी कि उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। वही नवीन एक क्लब में गया हुआ था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। उसने अपनी हालत ऐसी कर दी थी जैसी उसको किसी से मतलब ही न हो। उसने फिर एक ड्रिंक ली और एक शॉट लेते ही उसका फोन बजने लगा। उसने देखा वो आरिफ का कॉल था। उसने जल्दी से उठा लिया और बोला, अंडस्को आई मिस यू आरिफ, कहाँ हो तुम अभी। आरिफ नवीन की आवाज सुन ही समझ गया था वो ड्रिंक कर रहा है। वही नवीन अब प्रेजेंट में आरिफ को अब तक हुई सब बातें बता दी थी। जो जो उसके साथ हुआ था उस पता था। नवीन मेघना को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो कभी कहेगा नहीं। वही मेघना उसको तो पूछो मत, वो बस उस पास्ट के लेकर अपनी जगह किसी और को देकर रखी है। ये दोनों का रिश्ता अभी इतना उलझ गया था, इसे सीधा करना उसके कंट्रोल के पार जा रहा था। उसने मेघना को मैसेज कर नवीन की करंट हालत बता दी थी, जिसे देख वो हैरान रह जाती है और क्लब में जाने लगती है। नंदनी और राकेश मेघना को इतने रात कहीं जाते देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उन्होंने मेघना से पूछा तो वो बोल देती है नवीन उसके एक फ्रेंड के घर है और उसे एजेंट बुलाया है। दोनों यकीन कर लेते हैं और मेघना को जाने देते हैं। वही मेघना क्लब में पहुंचती है, जहां सब डिस्को में डांस कर रहे होते हैं। वही स्टेज में उसे नवीन भी डांस करते हुए दिखता है। मेघना उसके पास जाती है और कहती है, अंडस्को नवीन चलो मेरे साथ। वही नवीन किसी के खींचने से परेशान हो जाता है और उस तरफ देखता है जहां मेघना खड़ी थी। उसे देख वो गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ छुड़ा ले बोला, अंडस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की, तुम झूठी हो, तुमने झूठ बोला है मुझसे। मेघना ने उसे बिना कोई भाव के देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ऐसा लग रहा था अब उसे नवीन के ये बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। उसने नवीन को फिर से खींचते हुए कहा, अंडस्को नवीन चलो यहाँ से। नवीन ने उसके साथ नहीं गया और उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, अंडस्को मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम झूठी हो, तुमने भी वही किया जो मानवी ने किया था मुझसे, झूठ कहा तुमने। मेघना नवीन को देखने लगती है। वही आरिफ अपना फोन पकड़े कहता है, अंडस्को जो हो रहा है अभी नहीं होना चाहिए। अगर अभी कुछ भी हुआ दोनों के बीच तो मेघना सारा प्लान खराब हो जाएगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा सिचुएशन संभालने। उसने मान्या को देखा जो एप्पल खा रही थी। उसने कहा, अंडस्को क्या हुआ, वेडिंग फोटो मिली। आरिफ ने कहा, अंडस्को तैयार हो जाओ, हम बेंगलो जा रहे हैं। मान्या ने हैरान होकर बोली, अंडस्को क्या। वही मेघना अभी भी नवीन को लेकर जाने के लिए उसे कह रही थी, अंडस्को नवीन जो बात करना है घर चलकर करो, यहाँ तमाशा मत करो। मेघना ने आसपास देखा, क्लब के सभी लोग उसी को ही देख रहे थे। मेघना के आसपास देखा और नवीन के बाजू को कस के पकड़ लिया। नवीन खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन वो मेघना की पकड़ से छुड़वा ही नहीं पा रहा था। उसने गुस्से मेघना को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बड़े सर्द आवाज में कहा, अंडस्को मैं आखिरी बार कह रही हूँ, नवीन मेरे साथ घर चलो और यहाँ तमाशा करना बंद करो, वरना मुझे जबरदस्ती भी करने आता है। मेघना की आवाज में कोई भाव नहीं था। नवीन उसकी आवाज सुन एक पल के लिए डर ही गया था, क्योंकि कभी भी मेघना ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। उसने मेघना की बात मानने की सोची और वो चुपचाप मेघना के साथ चलने लगा। मेघना ने गहरी सांस ली और वो जा ही रहा था मेघना से, उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, जिससे मेघना एक पल के लिए हैरान रह गई।
नवीन ने उसे देख गुस्से से कहा, अंडस्को मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, तुम एक झूठी हो, पाता है सोच रही होगी मुझे क्या हुआ है। हाँ, मुझे तुमने धोखा दिया है, इतने सालों से मैंने अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश की, डैड के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की। डू यू नो वॉट, तुम्हारे डैड से भीख मांगी है मैंने तुमसे शादी करने के लिए, और क्या मिल रहा है मुझे, धोखा। क्या सोच के तुमने मुझसे ये झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेघना तो हैरानी से नवीन को देख रही थी, जो उससे इतना सब कुछ कह रहा था, वो भी पहली बार। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अंडस्को तो तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। नवीन ने नफरत भरी नजर से मेघना को देखा और कहा, अंडस्को करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों करना चाहता था, अगर मुझे पता होता तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी तो शायद कभी नहीं करता। मेघना की आंखों से आंसू आने लगे। वो बोली, अंडस्को उसका एक कारण था नवीन, मेरी पूरी बात सुन लो पहले। नवीन ने कहा, अंडस्को क्या सुनूं मैं, यही कि जिन दिन हम दोनों साथ थे उसी दिन तुमने ये घटिया सी साजिश रची थी मुझसे बदला लेने के लिए। मेघना ने रोते हुए कहा, अंडस्को क्या बदला, क्या बोल रहे हो नवीन। नवीन ने गुस्से से कहा, अंडस्को हाँ बदला ले ली ना, मुझसे इतना बड़ा धोखा देकर खुश हो गई ना तुम कब से ऐसी हो गई मेघना, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं तुमसे शादी कर लेता बिना किसी वजह के, जब हम दोनों करीब आए थे मैंने तभी तुमसे शादी करने का फैसला ले लिया था। लेकिन जब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तब तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना बड़ा शौक लगा था। ये नहीं था कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई। और ये बात बहुत बड़ी थी मेरी फैमिली के लिए भी और तुम्हारे फैमिली के लिए भी, तुम्हें जरा भी दोनों की इज्जत नहीं थी। तुम्हें पता है इसके कारण रोज मुझे कितने ताने सुनने मिले थे, फिर भी उन सब चीजों को इग्नोर करके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन तुमने क्या किया, मेरे साथ इतना बड़ा झूठ कहा। मेघना उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे, उसने कहा, अंडस्को नवीन प्लीज मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद तुम। नवीन ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी, तुमने मुझे इतना झूठ पहले ही कह दिया कि मुझे तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं लग रही है। मेघना ने रोते हुए कहा, अंडस्को नहीं नवीन ऐसा नहीं, प्लीज मेरी बात सुन लो। नवीन ने गुस्से से मेघना को देखा और कहा, अंडस को क्या सुनूं मैं कि कैसे तुमने मुझे इतने महीनों तक धोखे में रखा और अपना ये डर्टी गेम खेलती रही, मेरी फैमिली से झूठ बोला, अपने फैमिली से झूठ बोला, इतना कि दोनों की फैमिली में इतने खटास आ चुके हैं कि दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके। नवीन की हर बात सच थी और मेघना जानती थी वो गलत है, लेकिन सच में उसकी भी मजबूरी थी। उसने नवीन से कहा, अंडस को देखो मुझे पता है मैंने गलत किया, लेकिन मेरी बात सुनो, ये सब मैंने किसी और के लिए किया है। नवीन ने मेघना को गुस्से से देखा और कहा, अंडस को किसके लिए, हाँ क्या सोचकर तुमने ये झूठ बोला। नवीन ने मेघना के कंधों को पकड़ लिया। मेघना घबरा रही थी, नवीन अपना आपा न खो दे, अगर उसने अपनी बात आगे की तो उसे पता था नवीन जितना शांत दिखता था उससे ज्यादा खतरनाक था। अगर उसे जरा सा भी उसके प्लान के बारे में पता चला तो शायद वो पूरी दुनिया में आग लगा दे। नवीन ने मेघना से कहा, अंडस को बोलो भी किसके लिए किया था तुमने ये सब। मेघना के मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे, उसने घबराते हुए कहा, अंडस को किसी के लिए नहीं, छोड़ो मुझे। नवीन ने मेघना की आंखों देख गुस्से दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को मेघना पहले से मैं बहुत गुस्से में हूँ, प्लीज मैंने मेरा खून मत जलाओ और बताओ क्यों किया तुमने ये सब। नवीन की बात सुन मेघना ने फिर भी नहीं कहा, वो चुप ही रही। नवीन को बहुत गुस्सा आया, उसने झटक दिया जिससे मेघना जमीन में गिर गई। नवीन को उस पर जरा भी दया नहीं आया, उसने कहा, अंडस्को तुम हमेशा से कहती थी ना कि तुम्हें मेरी नफरत देखनी है, तो लो हो गया नफरत, आज से तुम मेरी वो नफरत देखोगी जो शायद भूल कर भी भूल न पाओ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। क्लब के बाहर मेघना नवीन को जाता हुआ देख रही थी, उसके आंखों में बेमुश्तार आंसू थे, उसकी आंखें भी लाल हो चुके थे। वो नवीन को रोकना चाहती, बताना चाहती थी कि उसने ये क्यों किया। हाँ, वो नवीन के साथ रहना चाहती थी, प्यार करती थी उससे, लेकिन प्यार को पाने का उसका ये तरीका बिल्कुल नहीं था। उसकी भी एक कारण था जो वही जानती थी। वो वही जमीन में बैठे रोने लगी, तभी बारिश भी आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश भी उसके साथ उसके रोने पर खुद को बरसा रहे थे। मेघना ने खुद को देखा, उसके फोन जो जमीन में गिरने की वजह से गिर गई थी वो फ्लैश होने लगी, बारिश की बूंदें उस फोन पर गिर रही थी, लेकिन फिर भी फोन बस एक रेड अलर्ट का साइन जैसा कुछ फ्लैश हो रहा था। मेघना ने अपने आंसू पोंछे।
और अपना फोन उठाया और सर्द निगाहों से उस फोन में हो रहे फ्लैश को देखा और स्क्रीन को रोल किया। उसके हाथ फोन में कसते गए। उसने खुद से कहा, अंडस्को ये झूठ सिर्फ बहाना था तुम्हारी नफरत बढ़ाने के लिए। नवीन, जो सच छुप रहा है उसे छुपाने के लिए मुझे तुम्हारी नफरत भी मंजूर है। इतना बोल उसने खुद को उठाया और वहां से जाने लगी। वही प्लान में आरिव एक टैबलेट से कुछ काम कर रहा था, वही उसके पास बैठी फोन में कुछ कर रही थी। आरिव ने उसे अपना फोन दे दिया था क्योंकि मान्या को उसने अपने बारे इस बार बता दिया था कि वो नायर फैमिली का बेटा है, पर मान्या को कुछ याद कहाँ था, इसलिए उसने मान्या को एक फोन दे दिया जिससे मान्या कब से नायर फैमिली के बारे में सर्च कर रही थी। उसने इम्प्रेस होने वाले टोन में कहा, अंडस्को हम तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है कि उसका ऑलमोस्ट नेटवर्थ भी इस गूगल में नहीं दिया गया है। आरिव ने हल्का सा मुस्कुराया और अपने टैबलेट में काम करने लगा। मान्या ने आगे कुछ सर्च नहीं किया और उसने बाहर देखा जहां बारिश हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। उसने बारिश को देखकर एक गहरी सांस ली और एक फीकी मुस्कान दे दी और कहा, अंडस्को लगता है आज ये बारिश किसी के दर्द के लिए खुद को वर्षा रहे है। आरिव ने मान्या की बात सुनी और उसने भी बारिश की ओर देखा, फिर कहा, अंडस्को हाँ, क्योंकि दर्द तो है, लेकिन वो दर्द किसी को न दिखा सकते हैं न बता सकते हैं। मान्या ने आरिफ की तरफ देखा और कहा, अंडस्को हाँ, एक मुखौटा जैसा, वो मुखौटा जो दूसरे के सामने तो हंसता लेकिन अंदर खुद में ही रोता है। आरिफ ने मान्या को देखा और हल्का सा हंसते हुए कहा, अंडस्को हर समय हर मुखौटा पहनने वाला इंसान अंदर रोता ही नहीं है, खुद को मजबूत भी करता है जिससे वो अपने लड़ाई लड़ने के किसी के आगे झुके नहीं। लेकिन मुखौटे पहने सबने, चाहे वो झूठ का हो या सच का। मान्या ने एक गहरी स्माइल दी और कहा, अंडस्को सच में हर इंसान ने एक मुखौटा पहना है, चाहे वो दर्द का हो या खुशी का। आरिफ ने मान्या को देखा जिसके चेहरे पर पता नहीं एक ऐसी स्माइल थी जिसे देख उसे बड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा, अंडस्को तुम क्या सोच रही हो मान्या? मान्या ने आरिफ की बात सुनी तो उसको देखने लगी। सॉरी रीडर, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं सो अभी पार्ट नहीं दे रही थी, कोशिश करूंगी जल्दी देने की, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आरिफ का सवाल सुन मान्या उसको देखती है और कहती है, अंडस्को क्या कहना चाहते हो हैंडसम आरिफ? आरिफ ने मान्या को देखा, फिर उसने मुंह मोड़ लिया और सोचने लगा। मान्या जरूर सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन वो मान्या है इसलिए ऐसी बातें करना शायद उसकी आदत हो। यही सोच उसने मान्या से कहा, अंडस्को कुछ नहीं, हम जल्दी ही बंगलो पहुंच जाएंगे, तुम तब तक के लिए आराम कर लो। मान्या ने मुस्कुराया और वहां से प्लान की खिड़की के बाहर देखने लगी। उसकी जो मुस्कान थी उस कांच पर रिफ्लेक्ट कर रही, जो अब धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ चेहरा भावहीन होने लगा था। कुछ ही देर में वो लोग बंगलौर के एयरपोर्ट में पहुंच चुके थे। आरिफ अभी मान्या को उसके घर तो लेकर जा सकता था नहीं, क्योंकि मान्या सब कुछ भूल जो चुकी थी और अभी वो वहां लेकर गया तो बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती थी। और उसने तो मान्या को अपनी सारी सच्चाई बता दी ही थी, इसलिए उसने मान्या को अपने विला जो बंगलौर में ही उसने बनवाया था, क्योंकि उसको मान्या पर नजर जो रखना पड़ता था पिछले 5 सालों से, चाहे वो दुनिया किसी भी कोने में हो, दिल्ली जाने के बदले वो हमेशा ही बंगलौर के उस विला में जया जरूर करता था। इसलिए उसने भी मान्या को वही ले जाने के बारे में सोचा। उसने मान्या से कहा, अंडस्को हम पहुंच गए हैं, तुम रेडी हो जाओ, तुम आज मेरे घर जाओगी। मान्या ने आरिफ को देखा और एक आईब्रो उठाते हुए सवाल किया, अंडस्को तुम्हारे घर, इसका क्या मतलब है? पहले किसके घर में मैं रहती थी? आरिफ ने कहा, अंडस्को पहले तुम अपने विला में रहती थी। तो मान्या ने कहा, अंडस्को अच्छा, और तुम कहाँ रहते थे? आरिफ ने जवाब दिया, अंडस्को तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। मान्या उसको ऊपर से नीचे तक देखा और हाथ बांधते हुए कहा, अंडस्को ओहो घर जमाए, क्या बात है, मेरे घर में रहते थे इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी। आरिफ ने उसे टोन के कहा, अंडस्को क्या करूं, एक भूखी शिकारी ने अपने घर में कैद जो कर लिया था मुझे। मान्या ने हंसते हुए कहा, अंडस्को ओह रियली, मैं इतनी खतरनाक थी क्या? आरिफ ने उदास सा चेहरा करते हुए कहा, अंडस्को बहुत ज्यादा। मान्या मुस्कुराती है और उसके पास आते हुए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, अंडस्को कोई बात नहीं, अब से तुम्हें इससे भी ज्यादा खतरनाक बीवी देखने को मिलेगी। इतना बोल वो प्लान से उतरने लगी। वही आरिफ हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखा और बोला, अंडस्को मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इसकी याददाश्त मिटाकर अब इससे ज्यादा खतरनाक बीवी कैसी होगी? बेचारा सोच ही रहा था कि मान्या की आवाज आती है, अंडस्को हैंडसम आरिफ जल्दी नीचे उतरो वरना वहां जाकर तुम्हें उठवाने मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। आरिफ हड़बड़ा गया और जल्दी से नीचे उतरने लगा। तभी उसने सोचा, अंडस्को अरे एक मिनट, यहाँ तो मेरे आदमी है, ये मान्या मुझे कैसे उठवा सकती है? मैं बेकार डर रहा था।
इतना बोल उसने अपने सिन्हा फुला लिया और बोला अंडरस्को मेरे आदमी मेरी माफिया बीवी से कम है क्या, इतने लोग तो मान्या को मुझे उठवाने नहीं देंगे। इतना बोल उसने आराम से प्लान से उतरता है। वही मान्या अपने चेहरे पर सनग्लास लगाई हुई नीचे कब से आरिफ का वेट कर रही थी। वही आरिफ भी अपने आंखों में सनग्लास लगाए आराम आराम से स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था। दोनों ने व्हाइट आउटफिट पहना हुआ था। दोनों को देखकर एक बार के लिए सब बॉडीगार्ड्स की नजर उन दोनों पर पड़ गई। दोनों इतने खूबसूरत थे कि किसी की नजर चले जाए, लेकिन जल्दी ही सब बॉडीगार्ड्स ने खुद को वहां देखने से रोका और अपने जगह में एक्सप्रेशन लेस होकर खड़े हो गए। वही मान्या तो आरिफ को घूर घूर के देख रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाए। आरिफ आराम से आया और बोला अंडरस्को चले वाइफी जी। मान्या उसे देखा और अपने चेहरे को आगे करते हुए उसे इग्नोर कर जाने लगी। वही आरिफ हकावका होकर उसे देखते हुए बोला अंडरस्को अब इसे क्या हुआ, इतना कुल बनकर एंट्री मारी है कि सब बॉडीगार्ड्स उसे देखने लगे और उसकी बीवी उसे इग्नोर कर जा रही है। उसने सब बॉडीगार्ड्स की ओर देख कहा अंडरस्को क्या मैंने अच्छा एंट्री नहीं मारा। बॉडीगार्ड्स ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। आरिफ उनको हाँ करते देख बोला अंडरस्को तो फिर इतना क्यों भाव खा रही है, हम हैंडसम बोलती है लेकिन मन में खुद को ही सुपीरियर समझती हम खड़ूस औरत। इतना सब कोसते हुए वो वहां से चला गया। वही आरिफ को जाता देख सारे बॉडीगार्ड्स ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखने लगे और अपने कंधे उछला दिए। अब वो अपने सर क्या ही बोलते कि लड़कियों को ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और ये लड़की तो उनकी वाइफ है, उनका भाव खाना तो बनता है। वही मान्या एयरपोर्ट के बाहर जाने ही वाली थी कि आरिफ ने उसे पकड़ लिया और बोला अंडरस्को ओह हेलो हेलो मैडम कहाँ चल पड़ी आप, हाँ इस तरफ चलो, वहां से गए तो हल्ला मच जाएगा। मान्या ने आरिफ को घूर के देखा और अपने हाथ को छुड़ा लिया और कहा अंडरस्को क्यों हल्ला क्यों मचेगा। आरिफ एक झूठी मुस्कान के साथ अपने हाथ बांध कहा अंडरस्को वो क्या है न मैडम, हम यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, हमारा हैंडसम चेहरा देख दुनिया की हर लकड़ी हमें देख अपना दिल हार बैठती है, जिससे उनको हार्ट अटैक भी आ जाते हैं, जिससे वो मर भी सकती है, और इतनी सी उम्र में इतना पाप मैं नहीं सह सकता हूँ। आरिफ की बात सुन मान्या उसे देख कहा अंडरस्को हो गया नौटंकी, कुछ नहीं होने वाला, चलो मैं वही एंट्रेंस से जाऊंगी जहाँ से सब जाते हैं, और अगर कोई लड़की तुम्हें आंख उठा के तो देख ले तो उसकी आंखें नोच लूंगी। आरिफ ने उसकी बात सुनी तो डर गया और बोला अंडरस्को अरे अरे वाइफी जी इतना सब कुछ क्यों करना, हम हिंसा किए बिना जंग जीत सकते हैं तो क्यों पाप के शरण में जाना। मान्या आरिफ को अजीब नजरों से देखा और कहा अपनी नौटंकी बंद करो और चलो जल्दी, वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आरिफ जल्दी से बोला अंडरस्को ओके ओके पहले ये पहन लो। मान्या ने आरिफ के हाथ में एक काले मास्क देखा, जिसे देख मान्या ने आरिफ को देखा और कहा अंडरस्को अब ये क्या है। आरिफ ने कहा अंडरस्को मास्क। मान्या ने कहा अंडरस्को वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्या करूं मैं इस मास्क का। आरिफ ने कहा अंडरस्को क्या करूं का क्या मतलब है, पहनिए, वैसे भी हम दोनों पर बहुत लोगों की नजर पड़ने वाली है। मान्या ने आरिफ की ओर देखा और उसे ध्यान से देख बोली अंडरस्को वैसे तुमने सही कहा, मास्क पहन लेना चाहिए। इतना बोल उसने मास्क उठा लिया और पहन ली और जाने लगी। आरिफ ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में कहा अंडरस्को क्या बीवी है, कितना ज्यादा सवाल पूछती है। इतना बोल उसने भी मास्क पहन लिया। वो लोग एयरपोर्ट के लॉन्च में चल रहे थे, लेकिन उनका मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं हुआ। सब लोग वो दोनों खूबसूरत जोड़े को देखे जा रहे थे जैसे कोई अजूबा उन लोगों के बीच आ खड़ा हो। अब दोनों की पर्सनैलिटी ही इतनी दमदार थी कि किसकी नजर उन दोनों में नहीं पड़ती। वही मान्या ऐसे उनके घूरने से बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो रही थी। उसने आरिफ को घूर के कहा अंडरस्को ये लोग हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं, कोई इंसान इन्होंने देखा नहीं है क्या। आरिफ ने कहा अंडरस्को हाँ शायद मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ, लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ कि इनकी भी कोई गलती नहीं है, मैं हूँ इतना हैंडसम कि किसकी नजर मुझसे नहीं हटती। इतना बोल उसने मुस्कुराते हुए मान्या को देखा जो उससे ही बड़े खतरनाक नजरों से घूर रही थी। आरिफ ने खांसते हुए कहा अंडरस्को इसलिए मैंने कहा था कि चलते हैं मेरे प्राइवेट इंटरेस्ट से, लेकिन नहीं तुम्हें तो यहाँ से जाना था। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा और कहा अंडरस्को बकवास बंद करो, किसने कहा तुम्हें इतना हैंडसम होने के लिए, हाँ जिसके कारण सब तुम्हें ही देख रहे हैं। आरिफ ने हैरानी से कहा अंडरस्को ओह हेलो वो बस मुझे नहीं तुम्हें भी घूर रहे हैं, ओके और इसमें मेरी क्या गलती, मैं हैंडसम हूँ तो तुम भी तो सुंदर हो, तुम्हें किसने सुंदर होने बोला था। मान्या ने चिढ़ते हुए कहा अंडरस्को जो भी पहले अगर मैंने तुम्हें कैद करके रखा था तो सही ही किया था, तुम हो कैद करने लायक। इतना बोल वो भाव खाते हुए आगे बढ़ गई। वही आरिफ आवाक होकर खड़ा था। उसने खुद से कहा अंडरस्को अब इसे क्या हुआ।
वो सोच ही रहा था कि एक लड़की उसके पास आकर उसको देख बड़े शर्माते हुए कहा अंडरस्को हेलो। आरिफ उसे देखा भी नहीं और अपनी बीवी की के पीछे चला गया। वही पीछे खड़ी लड़की हैरान होकर खड़ी रही। वही लड़की पीछे खड़ी लड़की बोली अंडरस्को सीमा छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बैठ हार गई। वही लड़की सीमा ने घूर के उन लड़कियों को देखा, फिर वहां से जाता हुआ आरिफ को। वही मान्या बाहर खड़ी थी। आरिफ भी पीछे पीछे आया और मान्या को देख बोला अंडरस्को क्या हुआ, कार में बैठो। मान्या ने घूर के आरिफ को देख कहा अंडरस्को किस में बैठा, यहाँ कार कहाँ है। आरिफ ने कहा अंडरस्को काला चश्मा उतरो और सामने देखो, इतनी बड़ी कार दिख नहीं रही तुम्हें। मान्या ने कहा अंडरस्को इस कार ने तो कोई लेबल ही नहीं है, कैसे बैठूं मैं। आरिफ ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए बोला अंडरस्को आरिफ नायर की कार को किसी लेबल की जरूरत नहीं, सो प्लीज मैडम गेट इन द कार एंड सीट देयर। मान्या ने मुस्कुराया और वो दोनों आरिफ के विला के लिए निकल गए। वही आरिफ का विला बहुत दूर था, इसलिए बहुत समय लग रहा था। मान्या ने उसे देख पूछा अंडरस्को कब तक पहुंचेंगे। आरिफ ने उसे देख कहा अंडरस्को और बस एक जंगल को पार करना है। मान्या ने जंगल सुना तो हाँ में सर हिलाया। आरिफ की गाड़ी एक बड़े से ग्राउंड के बीच रुक गया। वही मान्या जिसे कब से नींद आ रही थी, वो कार में ही सो गई थी। आरिफ ने मान्या की ओर देखा और उसे जागते हुए कहा अंडरस्को मान्या उठो, घर आ गया है। मान्या ने अपनी आंखें खोली, वो बस झपकी ही ली थी, सोई नहीं थी, इसलिए वो उठ गई। उसने कहा अंडरस्को क्या घर आ गया, ठीक है चलो। इतना बोल वो कार से बाहर आती है तो हैरान रह जाती है। उसने कहा अंडरस्को क्या है ये। आरिफ ने पीछे आते हुए कहा अंडरस्को घर है मेरा। मान्या ने गुस्से आरिफ को देखा और कहा अंडरस्को मजाक कर रहे हो, घर कहाँ है तुम्हारा। आरिफ ने स्माइल की और कहा अंडरस्को घर यहाँ है। इतना बोल उसने अपने पॉकेट से कुछ निकला। वो एक रिमोट था जिसमें से एक ग्रीन बटन वो दबाता है जिससे वो जमीन दो भागों में डिवाइड हो जाती है और एक सुंदर सा हाईटेक घर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मान्या तो ये सब देख हैरान ही रह जाती है। उसने आरिफ को देखा जो उसे देख उसके पीछे आने का इशारा करता है। मान्या उसके पीछे जाती है, आरिफ आगे जाता है और उस घर के ग्लास से बनी डोर को टच करता है जिससे वहां के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और तभी एक रोबोटिक वॉइस सुनाई देती है अंडरस्को वेलकम होम मास्टर। आरिफ मुस्कुराया और बोला अंडरस्को थैंक्स जेनी। फिर उसने मान्या को देख बोला अंडरस्को वहां क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। वही मान्या ने तो ये सब देख हैरान ही थी। वो अंदर आती है तो और हैरान रह जाती है। बाहर से शायद वो घर थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़ा घर था जहां शायद किसी इंसान को कोई कमी नहीं था। मान्या ने आरिफ से पूछा अंडरस्को ये तुम्हारा घर है। आरिफ ने मुस्कुराया और कहा अंडरस्को हाँ अच्छा है ना। इतना बोल उसने उस घर से मतलब जेनी से बोला अंडरस्को जेनी जूस लेकर आओ, तुम्हारी मास्टर की वाइफ इस घर की ओनर को मैं लेकर आया हूँ। मान्या अजीब नजरों से आरिफ को देखने लगी और मन में सोची अंडरस्को जेनी ये कौन है, किससे बात कर रहा हूँ ये। वो इतना सोच ही रही थी कि जेनी की आवाज आती है अंडरस्को कंग्रेचुलेशंस मास्टर फॉर योर वेडिंग एंड वेलकम मैम। मान्या तो ये देख हैरान ही रह जाती है। क्या घर उससे बात कर रहा था, ये कैसे हो सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि आरिफ के कहे मुताबिक एक बड़ा सा व्हील टेबल उसके पास अपने आप आती है। मान्या ये देख तो हैरान रह जाती है और आरिफ को देखती है जो आराम से सोफे में पसरा हुआ था। मान्या ने पूछा अंडरस्को ये सब क्या है और कैसे हो रहा है। आरिफ जो पसर के आराम कर रहा था मान्या का सवाल सुन हंसते हुए बोला अंडरस्को ये मेरा घर है, माय रॉबर्ट हाउस। मान्या हैरानी से बोली अंडरस्को क्या। आरिफ की बात सुन वो घर जिसका नाम जेनी था उसने कहा अंडरस्को नो मास्टर, मैं रॉबर्ट नहीं जेनी हूँ आपकी सर्वेंट। आरिफ हंसने लगता है तो मान्या उसको घूर के देखती है और बोलती है अंडरस्को तुम्हें ये घर कहाँ से मिल गया। आरिफ ने ट्रे में से जूस उठाते हुए कहा अंडरस्को मिल गया, कहाँ से मिलेगा, मैंने इन्वेंट किया है इसे, पूरे 7 साल लगे थे इसे बनाने में, इसके चलते मेरी तो जवानी भी बर्बाद हो गई थी, जिससे मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई। मान्या ने घूर के आरिफ को देखा तो आरिफ ने अपने दांत दिखा दिए। तभी जेनी की आवाज आए अंडरस्को मास्टर आई एम सॉरी, मेरे कारण आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई। आरिफ ने कहा अंडरस्को कोई बात नहीं जेनी, तुम तो हो ही मेरे पास और मुझे क्या ही गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। मान्या आरिफ को ऐसे देखती है जैसे कि वो कोई पागल हो, कोई अपने ही घर से बात कर रहा है। मान्या अपने जगह से खड़ी हो गई और बोली अंडरस्को मुझे फ्रेश होना है, रूम बताओ कौन सा है। आरिफ ने कहा अंडरस्को जेनी बता देगी।
मान्या ने कहा अंडस्को तुम मेरे हस्बैंड हो वो नहीं चलो जल्दी। आरिफ ने कहा अंडस्को बट मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। मान्या ने गुस्से से आरिफ को घूरा तो आरिफ मान गया और बोला अंडस्को अरे घूरो मत चलो तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। इतना बोल उसने मान्या को रूम दिखा दिया। आरिफ को वही रूम में बैठा के बोली अंडस्को कहीं जाना मत समझे नहीं तो तुम्हारा हाल वो करूंगी जो तुम सोच नहीं सकते। आरिफ ने मुंह बनाया और बोला अंडस्को ठीक है जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ। मान्या वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है आरिफ सो गया है। उसने आरिफ को देखा और फिर उसके पास गई। आरिफ बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था इसलिए वो सो गया। मान्या ने एक गहरी सांस ली और मान्या आरिफ के सिरहाने बैठ गई और उसने आरिफ के पास रखा उसका फोन देखा जो चमक रहा था। उसने आरिफ का फोन उठा लिया। उसने देखा आरिफ किसी से मैसेज में बात कर रहा था और शायद उसी से बात करते करते आरिफ सो गया। मान्या ने उसके फोन में देखा जहां उसके फोन में एक लास्ट मैसेज था मैं आपके घर आऊंगी नहीं। मान्या को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने ऊपर मैसेज को पढ़ने के लिए जैसे स्क्रीन छुआ वो बंद हो गया। आरिफ ने फोन नंबर ही सेव किया हुआ था नाम भी नहीं लिखा था उसमें। मान्या ने आरिफ को देखा और सोचा बड़ा अजीब आदमी है नेम से भी इंसानों का नंबर सेव नहीं करता। उसने फोन ऑन करने की कोशिश की लेकिन फोन ऑन नहीं हुआ। उसने वही फोन पटका और आरिफ को घूर के देखने लगी। उसने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गई। उसने पूरा घर देखा जिसका इंटीरियर बहुत ज्यादा क्लासी था। कोई बता भी नहीं सकता था वो घर अभी जमीन के नीचे है और एक रॉबर्ट हाउस है। उसने घर को अच्छे से देखा। उसे देख लग रहा था जैसे वो घर देख कुछ सोच रही थी। उसने एक नजर देख फिर किचन एरिया में चली गई। उसने पानी पीने के लिए नल टैप किया तभी जेनी की आवाज आए अंडस्को मैम आपको क्या चाहिए। जेनी की आवाज सुन एक पल के लिए मान्या डर गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पानी का टैप ऑन करने के लिए जैसे गई वो टैप दूर हो गई जिसे देख मान्या चौंक गई। तभी पीछे से फिर से जेनी की आवाज आए अंडस्को प्लीज मैम बताए आपको क्या चाहिए। मान्या ने गुस्से वो घर को देखा और बोली अंडस्को अरे नहीं बताना मुझे क्या चाहिए क्यों परेशान कर रही हो। जेनी बोली अंडस्को मैम मेरा काम है आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना प्लीज मैम अपना काम बताए। मान्या को बहुत गुस्सा आया और वो बोली अंडस्को नहीं बताना मुझे अपना काम खुद करने आता है। जेनी ने फिर से रोबोटिक आवाज में कहा अंडस्को प्लीज मैम अपना काम बताए प्लीज मैम अपना काम बताए। मान्या और इरिटेट हो रही थी उसने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से टैप के पास जाने की कोशिश की तो वो फिर से खींच गई। मान्या को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरे घर को देखा और बोली अंडस्को रुको तुम काम क्या होता है बताती हूँ तुम्हें। इतना बोल उसने एक इविल स्माइल की। वही कुछ समय बाद जब आरिफ की नींद खुली तो वो बेड में बैठ गया और हाथ ऊपर कर उबासी लेते हुए बोला अंडस्को बड़ा मस्त नींद आया आज अपने घर की वाइब ही कुछ और है नींद तो आना था अच्छा है ना जेनी। दूसरे तरफ से जेनी की कोई आवाज नहीं आई। वही आरिफ ने देखा पूरा रूम में अंधेरा छाया हुआ था। उसने फिर जेनी से कहा अंडस्को जेनी प्लीज लाइट ऑन करो। जेनी का कोई आवाज नहीं आता तो आरिफ को अब शक होता है। वो बाहर हाल में जाता है जिसे देख वो हैरान ही हो गया क्या हाल हो गया था। उसके हाल का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे तो अब शक हो रहा था कुछ कांड तो नहीं हो गया। वो जल्दी से नीचे उतरा और देखा जहां पूरा सामान इधर से उधर की गई थी। आरिफ हैरानी से ये सब देख रहा था और आगे आ रहा था कि तभी मान्या की आवाज आए अंडस्को आगे कांच है। आरिफ किसी की आवाज सुन डर गया और सामने देख बोला अंडस्को मान्या ये सब क्या है। मान्या जो आराम से सोफे में बैठ के एप्पल खा रही थी उसने एक स्माइल के साथ कहा अंडस्को मान्या वीएस तुम्हारी रोबोटिक हाउस जेनी जिसमें मैं जीत गई। आरिफ हैरान होकर मान्या को देखता है और बोला अंडस्को क्या ये आप क्या बोल रही है। मान्या ने कहा अंडस्को बिल्कुल सही कहा अरे दिमाग खराब कर रखा था तुम्हारे इस अजीब से घर ने औकात दिखा दी मैंने। आरिफ ने कहा अंडस्को क्या क्या किया आपने जेनी के साथ। मान्या ने मुंह बना के कहा अंडस्को तुम्हारी जेनी अब नहीं रही शी इज नो मोर। आरिफ को तो जैसे सदमा ही लग गया वो रोने लगा अंडस्को एनन मेरी जेनी को आपने मार दिया क्यों किया आपने ऐसा क्या बिगाड़ा था मेरे प्यारे घर ने आपका। मान्या ने अजीब नजरों से आरिफ को देखा और बोली अंडस्को नाटक करना बंद करो और घर को साफ करो और घर को साफ करो तुम्हारी जेनी को बस शट डाउन किया है मैंने। आरिफ ने मान्या की बात सुन हैरानी से मान्या को देखा और बोला अंडस्को क्या शट डाउन कैसे आपने शट डाउन कैसे किया उसे। मान्या ने एक इविल स्माइल के साथ कहा अंडस्को तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। आरिफ मान्या को इस तरह देख हैरान हो गया वो बिल्कुल पहली जैसी दिख रही थी।
कि उसकी कभी याददाश्त गई ही न हो। आरिफ ने खुद को ठीक किया और बोला, अंडस्को क्या मतलब है तुम्हारा? मान्या अपने जगह से उठ गई और बोली, अंडस्को यही कि मैं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। आरिफ हैरानी से मान्या को देखने लगा और पूछा, अंडस्को क्या, कैसे किया आपने शट डाउन? मान्या अपने जगह से खड़ी हो और एक मुस्कान के साथ बोली, अंडस्को क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? आरिफ मान्या के ऐसे अपने करीब आने से घबरा गया। वो पीछे हटते हुए बोला, अंडस्को क्या मतलब, कौन है आप? मान्या ने कहा, अंडस्को मैं तुम्हारी। वो अपना बात खत्म करती उससे पहले ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आरिफ और मान्या हैरान रह गए और सोचे इस वक्त कौन होगा, क्योंकि वो लोग दोपहर को आरिफ के रॉबर्ट हाउस पहुंचे थे और अभी रात हो चुकी थी। और इस वक्त बाहर कौन होगा, यही वो सोच ही रही थी कि फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। मान्या बाहर जाने की कोशिश करती है तो आरिफ उसे रोक देता और कहा है, अंडस्को तुम यही रहो, मैं देख कर आता हूँ कि किसकी आवाज है। मान्या ने कहा, अंडस्को लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो अगर बाहर गुंडे हुए तो तुम्हें मार देंगे। आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा, अंडस्को तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मान्या ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को हैंडसम। आरिफ ने उसकी बात सुन और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अंडस्को हाँ तो तुम्हारा पति हैंडसम के साथ आरिफ नायर भी है जो किसी भी चीज से नहीं डरता है। मान्या ने कहा, अंडस्को ओह रियली, मुझसे भी नहीं। आरिफ ने मान्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, अंडस्को तुम में ऐसी क्या बात है जो मैं तुमसे डरूं? मान्या ने घूर आरिफ को देखा तो आरिफ ने अपने दांत दिखाते हुए बोला, अंडस्को ही मैं जाता हूँ बाहर देखने। इतना बोल वो वहां से भाग जाता है। मान्या ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ बांध ली। वही बाहर जैसे ही आरिफ पहुंचा तो देखता है उसके थोड़े ही आगे एक काले कोट पेंट में एक आदमी मुंह के बल गिरा हुआ है। आरिफ हैरान रह जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है। जहां वो गिरा था वहां मिट्टी की परत ज्यादा होने के कारण वो वहां पर ठोकर खाकर गिर गया था। आरिफ बड़े गौर से उस इंसान को देख रहा था कि कौन है। उसने देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरे के कारण उसे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन श्योर था कि वो कोई आदमी ही है। वो अपने कड़क आवाज में बोला, अंडस्को कौन हो तुम? वही जो आदमी गिरा हुआ था। आरिफ की आवाज सुन एक सेकंड में उठ गया और जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, अंडस्को सर। आरिफ एक सेकंड के लिए तो घबरा ही गया लेकिन खुद को सीधा करते हुए जब उसने सामने देखा तो हैरान ही हो गया और बोला, अंडस्को नीरज तुम? हाँ ये नीरज ही था, आरिफ का अपना पर्सनल असिस्टेंट, लेकिन नाम का ही पर्सनल था क्योंकि काम तो आरिफ अपना इसे कुछ देता था नहीं, जो देता था वो भी नीरज ठीक से कर पाता था नहीं वही। नीरज तो आरिफ को देख इतना खुश हो गया कि वो खुशी से उछलते हुए बोला, अंडस्को फाइनली फाइनली सर आप अपने घर आ ही गए। पिछले 3 महीनों से यहाँ दर्शन पाने के लिए मेरे आंखें तरस रहे थे। आरिफ ने उसे अजीब हंसी के साथ देखा और कहा, अंडस्को हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नीरज जो इतनी दिनों बाद अपने बॉस को देख रहा था उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडस्को सर आप इतना दिन बाद यहाँ और आपको ये पूछना, चलिए हम पार्टी करते हैं। मैं अभी सभी आपके एम्प्लॉयर्स को फोन करता हूँ, पता है वो लोग का बहुत बुरा हाल है, आपके बिना रो रो कर कांटा हो गए हैं बिल्कुल। आरिफ ने नीरज की बात सुनी तो जल्दी से कहा, अंडस्को अरे अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे इस वक्त पर? नीरज ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, अंडस्को पार्टी में मैंने अभी तो कहा। आरिफ ने कहा, अंडस्को लेकिन मैं नहीं जा सकता। नीरज ने कहा, अंडस्को क्यों क्यों नहीं जा सकते? आरिफ ने पीछे देखा जहां कोई नहीं था। वो देख रहा था मान्या उसे ढूंढते हुए नहा जाए क्योंकि उसे पता था उसका ये सरफिरा असिस्टेंट उससे कितना ज्यादा ऑब्सेस है। अगर नीरज को मान्या के बारे पता चल गया तो बवाल तो होगा ही और साथ ही साथ उसकी बीवी भी उसे धोखा देने की सजा में पुलिस के हाथों जेल पहुंचाएगी। नीरज ने फिर कहा, अंडस्को सर बोलिए क्यों नहीं जाना चाहते? आरिफ ने परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन से कहा, अंडस्को क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, काम वाम सब। नीरज ने जैसे ये सुना उसके ऊपर तो जैसे फिजली ही गिर गई। वो सूखे पत्ते जैसे जमीन में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए बोला, अंडस्को मुझे मुझे पता था आप हमसे प्यार नहीं करते क्योंकि आप मुझे काम भी नहीं देते। इतना बोल उसने आरिफ का पैर पकड़ लिया और बोला, अंडस्को एंड क्यों क्यों किया ऐसा? हमारे साथ धोखा दिया है आपने हमें, इतना बड़ा कंपनी आप कैसे छोड़ सकते हैं? सर आपके एम्प्लॉय आपको बहुत याद करते हैं, ऐसा ना करो सर। वही आरिफ ने देखा नीरज ने उसका पैर पकड़ लिया है तो पैर छुड़ाते हुए बोला, अंडस्को नीरज क्या कर रहे हो? मेरा पैर छोड़ो, ये क्या हरकत कर रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो।
नीरज ने रोते हुए आरिफ से कहा, अंडरस्को जब तक आप कंपनी नहीं चलोगी तब मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल वो आरिफ ने अपना सिर पकड़ लिया और मन में बोला, अंडरस्को किस गधे ने मुझे लात मारी थी कि मैंने इसे अपना असिस्टेंट बनाया है, प्रभु बचा ले। वही मान्या घर के अंदर अपने पैर से टैप करके आरिफ का कब से वेट कर रही थी, लेकिन एक आरिफ था कि अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे ऐसा कौन है बाहर कि वो वही रुक गया। एक मिनट, कोई लड़की तो नहीं जिसे इतने देर से मना रहा है? हो ही भी सकता है, आरिफ इतना ज्यादा हैंडसम है, कोई आ गई होगी तो। मान्या ने जब ये सोचा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतने खतरनाक हो गए कि उसे देख लेता तो वही उसे हार्ट अटैक आने की संभावना थी। मान्या ने खुद से कहा, अंडरस्को अगर मैं जो सोच रही हूँ वही हुआ, अगर कोई लड़की हुई तो हैंडसम आरिफ तुम्हारी तो खैर तो छोड़ ही दो, किसी की खैरियत पूछने के काबिल नहीं रहोगे। इतना बोल उसने गुस्से से भनकते हुए बाहर गई, तभी उसके कान में आरिफ की आवाज आए, अंडरस्को बाबू शांत हो जाओ और प्लीज मुझे छोड़ दो, तुमने गलत समझा मेरी बातों को। मान्या ने बाबू वर्ड सुना तो उसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के थे, वो अगर सामने आरिफ को देखती वही उसका मर्डर कर देती। उसने गुस्से आगे कदम बढ़ाया और बाहर देखती है जहां आरिफ खड़े होकर नीचे देख किसी से बातें कर रहा था। वहां जाकर जब वो देखती है तो थोड़ा हैरान रह जाती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। वही आरिफ नीरज को समझा रहा था, अंडरस्को नीरज प्लीज मेरा पैर छोड़ दो, मैं नहीं जा रहा है तुम्हें छोड़ के। नीरज ने कहा, अंडरस्को नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पहले ऑफिस चलो। आरिफ का अब रोने का मन कर रहा था, उसने पीछे देखते हुए फिर नीरज से कहा, अंडरस्को बाबू प्लीज मेरा। वो इतना ही बोल पाया था कि उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने मान्या अपने हाथ बांधे थोड़ा सा टेढ़े खड़े हुए उसे ही देख रही थी और वो घूरते हुए बोली, अंडरस्को ओहो बाबू। आरिफ की तो सांसें ही रुक गई, उसने बड़े मुश्किल से लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, अंडरस्को मान्या तुम। वही नीरज जो कब से आरिफ के पैर पकड़े रो रहा था, उसने मान्या नाम सुना तो हैरान रह गया और उसने ऊपर मुंह करके बोला, अंडरस्को आप उस माफिया का नाम क्यों ले रहे हो? आरिफ ने घूर के नीरज को देखा तो नीरज घबरा गया। तभी मान्या ने कहा, अंडरस्को माफिया वॉट, ये क्या है आरिफ, क्या चल रहा है यहाँ? वही आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अंडरस्को लो हो गया कलेश। वही नीरज ने जब मान्या की आवाज सुनी तो एक पल के लिए जम गया और हैरानी से पीछे देखा, जहां मान्या को देख वो हैरान ही रह गया और जल्दी से आरिफ का पैर छोड़ दिया, जिससे आरिफ का बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल गिर गया। वही नीरज हैरान से खड़ा हो गया और मान्या को देखने लगा। वही आरिफ को गिरता देख मान्या हैरान हो गई, वो आरिफ उठाती हुई नीरज से बोली, अंडरस्को आर यू मेड, ये क्या कर रहे हो? वही नीरज तो हैरानी से मान्या को देख रहा था, वो बोला, अंडरस्को आप तो वही हो ना? वही आरिफ बेचारा को अपने दर्द में अपने सर को सहला रहा था, उसकी कान खड़े हो गए। उसने नीरज को कुछ भी कहने रोकने के लिए उसे एक बार लात मारनी चाहिए, लेकिन मान्या तब तक आरिफ को उठा लिया था, इसलिए वो बोली, अंडरस्को क्या मैं वही हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम? वही आरिफ की हालत खराब होने लगी, वो फिर गिर गया, जिससे आरिफ चिल्लाने लगा, जिससे मान्या का ध्यान उस पर चला गया और वो बोली, अंडरस्को तुम फिर से कैसे गिर गए? वही मान्या की सवाल का जवाब आरिफ ने बस मुस्कुरा दिया। वही नीरज ने फिर से कहना चाहा, अंडरस्को आप तो वही है ना? इतना बोल वो आगे बोलता, आरिफ मौका देखते हुए नीरज को एक लात दे नारी, जिससे बेचारा नीरज गिर पड़ा। जिसे देख आरिफ तो बड़ा खुश था कि उसने कर ही दिया, लेकिन मान्या वो तो हैरान ही रह गई और नीरज को देख वो जल्दी से आरिफ को छोड़कर नीरज को उठाते हुए बोली, अंडरस्को अरे तुम कैसे गिर गए? इतना बोल वो उसे उठा लेती है। वही नीरज तो मान्या के देख बड़ा खुश दिख रहा था, वो बस वही बोल रहा था, अंडरस्को आप वही हो ना? वही मान्या को नीरज को उठाते हुए देख आरिफ ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अंडरस्को नहीं, अगर अगर मान्या को अभी याद ना आए, वो एक माफिया है, प्रभु बचा लो। वही नीरज ने फिर से कहा, अंडरस्को आप तो वही हो ना? मान्या कंफ्यूज होकर बोली, अंडरस्को क्यों, कौन हूँ मैं, साफ साफ कहो ना? नीरज ने हंसते हुए कहा, अंडरस्को आप तो मानिया हो ना, मेरे हमसफर की लीड हीरोइन। नीरज की बात मानिया और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और बोली, अंडरस्को हाँ आप मानिया हो, एक एक्ट्रेस। मान्या ने जब ये सुना तो वो आरिफ की ओर देखी, जहां आरिफ खुद शोक लगा दिख रहा था। आरिफ हैरानी से मान्या को देखने लगा और पूछा, अंडरस्को क्या, कैसे किया आपने शट डाउन? मान्या अपने जगह से खड़ी हो और एक मुस्कान के साथ बोली, अंडरस्को क्यों, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? आरिफ मान्या के ऐसे अपने करीब आने से घबरा गया, वो पीछे हटते हुए बोला, अंडरस्को क्या मतलब, कौन है आप? मान्या ने कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारी।
वो अपना बात खत्म करती उससे पहले ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। आरिफ और मान्या हैरान रह गए और सोचे इस वक्त कौन होगा, क्योंकि वो लोग दोपहर को आरिफ के रॉबर्ट हाउस पहुंचे थे और अभी रात हो चुकी थी। और इस वक्त बाहर कौन होगा यही वो सोच ही रही थी कि फिर से चिल्लाने की आवाज आती है। मान्या बाहर जाने की कोशिश करती है तो आरिफ उसे रोक देता और कहा है अंडस्को तुम यही रहो, मैं देख कर आता हूँ कि किसकी आवाज है। मान्या ने कहा अंडस्को लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो अगर बाहर गुंडे हुए तो तुम्हें मार देंगे। आरिफ ने मुंह बनाते हुए कहा अंडस्को तुमने मुझे समझ क्या रखा है। मान्या ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा अंडस्को हैंडसम। आरिफ ने उसकी बात सुन और एक गहरी सांस लेते हुए बोला अंडस्को हाँ तो तुम्हारा पति हैंडसम के साथ आरिफ नायर भी है जो किसी भी चीज से नहीं डरता है। मान्या ने कहा अंडस्को ओह रियली मुझसे भी नहीं। आरिफ ने मान्या को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा अंडस्को तुम में ऐसी क्या बात है जो मैं तुमसे डरूं। मान्या ने घूर आरिफ को देखा तो आरिफ ने अपने दांत दिखाते हुए बोला अंडस्को ही मैं जाता हूँ बाहर देखने। इतना बोल वो वहां से भाग जाता है। मान्या ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ बांध ली। वही बाहर जैसे ही आरिफ पहुंचा तो देखता है उसके थोड़े ही आगे एक काले कोट पेंट में एक आदमी मुंह के बल गिरा हुआ है। आरिफ हैरान रह जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है। जहां वो गिरा था वहां मिट्टी की परत ज्यादा होने के कारण वो वहां पर ठोकर खाकर गिर गया था। आरिफ बड़े गौर से उस इंसान को देख रहा था कि कौन है। उसने देखने की कोशिश की लेकिन अंधेरे के कारण उसे चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन श्योर था कि वो कोई आदमी ही है। वो अपने कड़क आवाज में बोला अंडस्को कौन हो तुम। वही जो आदमी गिरा हुआ था। आरिफ की आवाज सुन एक सेकंड में उठ गया और जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला अंडस्को सर। आरिफ एक सेकंड के लिए तो घबरा ही गया लेकिन खुद को सीधा करते हुए जब उसने सामने देखा तो हैरान ही हो गया और बोला अंडस्को नीरज तुम। हाँ ये नीरज ही था, आरिफ का अपना पर्सनल असिस्टेंट, लेकिन नाम का ही पर्सनल था क्योंकि काम तो आरिफ अपना इसे कुछ देता था नहीं, जो देता था वो भी नीरज ठीक से कर पाता था नहीं वही। नीरज तो आरिफ को देख इतना खुश हो गया कि वो खुशी से उछलते हुए बोला अंडस्को फाइनली फाइनली सर आप अपने घर आ ही गए, पिछले 3 महीनों से यहाँ दर्शन पाने के लिए मेरे आंखें तरस रहे थे। आरिफ ने उसे अजीब हंसी के साथ देखा और कहा अंडस्को हाँ वो तो ठीक है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नीरज जो इतनी दिनों बाद अपने बॉस को देख रहा था उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा अंडस्को सर आप इतना दिन बाद यहाँ और आपको ये पूछना, चलिए हम पार्टी करते हैं, मैं अभी सभी आपके एम्प्लॉयर्स को फोन करता हूँ, पता है वो लोग का बहुत बुरा हाल है, आपके बिना रो रो कर कांटा हो गए हैं बिल्कुल। आरिफ ने नीरज की बात सुनी तो जल्दी से कहा अंडस्को अरे अरे कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे इस वक्त पर। नीरज ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा अंडस्को पार्टी में मैंने अभी तो कहा। आरिफ ने कहा अंडस्को लेकिन मैं नहीं जा सकता। नीरज ने कहा अंडस्को क्यों क्यों नहीं जा सकते। आरिफ ने पीछे देखा जहां कोई नहीं था, वो देख रहा था मान्या उसे ढूंढते हुए नहा जाए क्योंकि उसे पता था उसका ये सरफिरा असिस्टेंट उससे कितना ज्यादा ऑब्सेस है। अगर नीरज को मान्या के बारे पता चल गया तो बवाल तो होगा ही और साथ ही साथ उसकी बीवी भी उसे धोखा देने की सजा में पुलिस के हाथों जेल पहुंचाएगी। नीरज ने फिर कहा अंडस्को सर बोलिए क्यों नहीं जाना चाहते। आरिफ ने परेशान होकर फ्रस्ट्रेशन से कहा अंडस्को क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, काम वाम सब। नीरज ने जैसे ये सुना उसके ऊपर तो जैसे फिजली ही गिर गई, वो सूखे पत्ते जैसे जमीन में गिर गया और जोर जोर से रोते हुए बोला अंडस्को मुझे मुझे पता था आप हमसे प्यार नहीं करते क्योंकि आप मुझे काम भी नहीं देते। इतना बोल उसने आरिफ का पैर पकड़ लिया और बोला अंडस्को एंड क्यों क्यों किया ऐसा, हमारे साथ धोखा दिया है आपने हमें, इतना बड़ा कंपनी आप कैसे छोड़ सकते हैं सर, आपके एम्प्लॉय आपको बहुत याद करते हैं, ऐसा ना करो सर। वही आरिफ ने देखा नीरज ने उसका पैर पकड़ लिया है तो पैर छुड़ाते हुए बोला अंडस्को नीरज क्या कर रहे हो, मेरा पैर छोड़ो, ये क्या हरकत कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। नीरज ने रोते हुए आरिफ से कहा अंडस्को जब तक आप कंपनी नहीं चलोगी तब मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल वो आरिफ ने अपना सिर पकड़ लिया और मन में बोला अंडस्को किस गधे ने मुझे लात मारी थी कि मैंने इसे अपना असिस्टेंट बनाया है, प्रभु बचा ले। वही मान्या घर के अंदर अपने पैर से टैप करके आरिफ का कब से वेट कर रही थी लेकिन एक आरिफ था कि अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे ऐसा कौन है बाहर की, वो वही रुक गया। 1 मिनट, कोई लड़की तो नहीं जिसे इतने देर से मना रहा है, हो ही भी सकता है आरिफ इतना ज्यादा हैंडसम है, कोई आ गई होगी तो।
मान्या ने जब ये सोचा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इतने खतरनाक हो गए कि उसे देख लेता तो वही उसे हार्ट अटैक आने की संभावना थी। मान्या ने खुद से कहा, अंडस्को अगर मैं जो सोच रही हूँ वही हुआ, अगर कोई लड़की हुई तो हैंडसम आरिफ तुम्हारी तो खैर तो छोड़ ही दो, किसी की खैरियत पूछने के काबिल नहीं रहोगे। इतना बोल उसने गुस्से से भनकते हुए बाहर गई, तभी उसके कान में आरिफ की आवाज आए, अंडस्को बाबू शांत हो जाओ और प्लीज मुझे छोड़ दो, तुमने गलत समझा मेरी बातों को। मान्या ने बाबू वर्ड सुना तो उसके एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के थे, वो अगर सामने आरिफ को देखती वही उसका मर्डर कर देती। उसने गुस्से आगे कदम बढ़ाया और बाहर देखती है जहां आरिफ खड़े होकर नीचे देख किसी से बातें कर रहा था। वहां जाकर जब वो देखती है तो थोड़ा हैरान रह जाती है और सोचती है ये क्या हो रहा है। वही आरिफ नीरज को समझा रहा था, अंडस्को नीरज प्लीज मेरा पैर छोड़ दो, मैं नहीं जा रहा है तुम्हें छोड़ के। नीरज ने कहा, अंडस्को नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप पहले ऑफिस चलो। आरिफ का अब रोने का मन कर रहा था, उसने पीछे देखते हुए फिर नीरज से कहा, अंडस्को बाबू प्लीज मेरा। वो इतना ही बोल पाया था कि उसकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने मान्या अपने हाथ बांधे थोड़ा सा टेढ़े खड़े हुए उसे ही देख रही थी और वो घूरते हुए बोली, अंडस्को ओ हो बाबू। आरिफ की तो सांसें ही रुक गई, उसने बड़े मुश्किल से लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, अंडस्को मान्या तुम। वही नीरज जो कब से आरिफ के पैर पकड़े रो रहा था, उसने मान्या नाम सुना तो हैरान रह गया और उसने ऊपर मुंह करके बोला, अंडस्को आप उस माफिया का नाम क्यों ले रहे हो। आरिफ ने घूर के नीरज को देखा तो नीरज घबरा गया। तभी मान्या ने कहा, अंडस्को माफिया वॉट, ये क्या है आरिफ, क्या चल रहा है यहाँ। वही आरिफ ने अपनी आंखें बंद की और बोला, अंडस्को लो हो गया कलेश। वही नीरज ने जब मान्या की आवाज सुनी तो एक पल के लिए जम गया और हैरानी से पीछे देखा, जहां मान्या को देख वो हैरान ही रह गया और जल्दी से आरिफ का पैर छोड़ दिया, जिससे आरिफ का बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल गिर गया। वही नीरज हैरान से खड़ा हो गया और मान्या को देखने लगा। वही आरिफ को गिरता देख मान्या हैरान हो गई, वो आरिफ उठाती हुई नीरज से बोली, अंडस्को आर यू मेड, ये क्या कर रहे हो। वही नीरज तो हैरानी से मान्या को देख रहा था, वो बोला, अंडस्को आप तो वही हो ना। वही आरिफ बेचारा को अपने दर्द में अपने सर को सहला रहा था, उसकी कान खड़े हो गए। उसने नीरज को कुछ भी कहने रोकने के लिए उसे एक बार लात मारनी चाहिए, लेकिन मान्या तब तक आरिफ को उठा लिया था, इसलिए वो बोली, अंडस्को क्या मैं वही हूँ, क्या कहना चाहते हो तुम। वही आरिफ की हालत खराब होने लगी, वो फिर गिर गया, जिससे आरिफ चिल्लाने लगा, जिससे मान्या का ध्यान उस पर चला गया और वो बोली, अंडस्को तुम फिर से कैसे गिर गए। वही मान्या की सवाल का जवाब आरिफ ने बस मुस्कुरा दिया। वही नीरज ने फिर से कहना चाहा, अंडस्को आप तो वही है ना। इतना बोल वो आगे बोलता, आरिफ मौका देखते हुए नीरज को एक लात दे नारी, जिससे बेचारा नीरज गिर पड़ा। जिसे देख आरिफ तो बड़ा खुश था कि उसने कर ही दिया, लेकिन मान्या वो तो हैरान ही रह गई और नीरज को देख वो जल्दी से आरिफ को छोड़कर नीरज को उठाते हुए बोली, अंडस्को अरे तुम कैसे गिर गए। इतना बोल वो उसे उठा लेती है। वही नीरज तो मान्या के देख बड़ा खुश दिख रहा था, वो बस वही बोल रहा था, अंडस्को आप वही हो ना। वही मान्या को नीरज को उठाते हुए देख आरिफ ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अंडस्को नहीं, अगर अगर मान्या को अभी याद ना आए, वो एक माफिया है प्रभु बचा लो। वही नीरज ने फिर से कहा, अंडस्को आप तो वही हो ना। मान्या कंफ्यूज होकर बोली, अंडस्को क्यों, कौन हूँ मैं, साफ साफ कहो ना। नीरज ने हंसते हुए कहा, अंडस्को आप तो मानिया हो ना, मेरे हमसफर की लीड हीरोइन। नीरज की बात मानिया और ज्यादा कंफ्यूज हो गई और बोली, अंडस्को हाँ आप मानिया हो, एक एक्ट्रेस। मान्या ने जब ये सुना तो वो आरिफ की ओर देखी, जहां आरिफ खुद शोक लगा दिख रहा था।